Okay, so starting with the romantic age. अगर रोमांटिक एज को हम देखें, सो रोमांटिसिज्म स्टार्ट होता है राइट फ्रॉम दी 1798। और 1798 के जो ईयर है, इसमें खास बात ये थी कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है और जो एस्टिक कॉलरिज है, इन्होंने लिरिकल बैलेट्स पब्लिश किया। लिरिकल बैलेट्स क्या था? ये इनकी एक लिरिकल पोइम्स की एक कॉम्बिनेशन था, एक पब्लिकेशन थी जो कि इनकी अपनी जॉइंट कोलैबोरेशन थी एस्टिक कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ की। और इन्होंने ये पब्लिश किया, और इसके पब्लिश होते साथ ही इसका रोमांटिक एरा का क्रिटिक्स जो है, अकॉर्डिंग टू देम इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस ईयर। सो आर्टिस्टिक लिटरेरी इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है पूरे यूरोप के अंदर। रोमांटिक एरा एज एन लिटरली और आर्टिस्टिक मूवमेंट थी। और इसके अंदर इंटेलेक्चुअल मूवमेंट इस तरह से है कि जो थिंकिंग प्रोसेस है वो डिफरेंट था। डिफरेंट ऐसे था कि इससे पहले अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया कि जो आपकी एज ऑफ जो न्यू क्लासिकल एज है और जो आपकी 18th सेंचुरी का स्टार्ट है, उसके अंदर जो लोग थे वो क्रिटिसिज्म कर रहे थे, बट उनकी राइटिंग्स बहुत ही एक्यूरेट थी। प्रिसीजन उनकी राइटिंग में आपको मिलता है। उसमें कोई भी रूल्स को मतलब क्रिटिसिज्म करना एक अलग बात है, बट राइटिंग के अंदर जो ग्रामर के रूल्स हैं और जो स्टाइल का रूल है उसको तोड़ना एक अलग बात है। इससे पहले स्टाइल वाले रूल को, ग्रामर के रूल्स को इस तरह से तोड़ा नहीं जा रहा था जिस तरह के रोमांटिक एज में हुआ। रोमांटिक एज इज ऑल अबाउट रिबेलिंग अगेंस्ट द फॉर्म्स ऑफ राइटिंग। ठीक है। यानी कि जो वर्ड्सवर्थ है उसकी एक बहुत ही पॉपुलर लाइन है, जो वर्ड्सवर्थ की एक्चुअली थ्योरी है जो उसने पेश की है लिरिकल बैलेड्स के प्रीफेस में 1798 में। इट वाज एक्चुअली दैट writing is like sorry, poetry is like a man talking to a man। इससे पहले पोएट्री के बारे में कभी किसी ने ऐसी बात नहीं की थी। पोएट्री इन इटसेल्फ एक रिफाइंड फॉर्म है राइटिंग का। हर वो बंदा जो नॉवल लिखता था, क्रिटिसिज्म लिखता था, वो पोएट्री लिख नहीं सकता था, बिकॉज पोएट्री के अंदर एक स्पेसिफिक राइम फॉलो की जाती थी। लेकिन वर्ड्सवर्थ ने कहा कि पोएट्री इतनी इजी होनी चाहिए और इतनी रीडेबल होनी चाहिए जैसा कि एक प्रोज होता है, एंड प्रोज इज द पैराग्राफ राइटिंग। तो उसकी थ्योरी ये थी बेसिकली कि एक तो वो ये कहता था कि जो नेचर है इट इज लाइक अ गॉड, इट इज लाइक हिज मदर। और एक और बात जो उसके लैंग्वेज, थ्योरी ऑफ लैंग्वेज में आती है, जो कि उसने लिरिकल बैलेट के प्रीफेस में दिया, वो ये कि उसने कहा कि पोइट्री शुड बी एज सिंपल एंड एज रीडेबल एंड एज कॉम्प्रिहेंसिव जस्ट लाइक द प्रोज। और इतनी रीडेबल होनी चाहिए, उसके अंदर कोई मुश्किल किस्म के पैटर्न्स नहीं होने चाहिए, बहुत ही सिंपल राइटिंग होनी चाहिए। और उसको जो है वो उसकी राइमिंग, अगर उसकी राइमिंग खत्म करके उसकी रीडेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है तो उसकी राइमिंग खत्म कर दी जाए। सो कॉलरिज और इसने पब्लिश किया 1798 पे 1800 ऑफ द पोइट्री कलेक्शन लिरिकल बैलेट्स। बेसिकली लिरिकल बैलेट्स के दो से ज्यादा एडिशंस जो है वो पब्लिश हुए। हर एडिशन में या तो कोई नई पोइम ऐड करते थे ये दोनों, या फिर उसकी कोई नई थ्योरी जो है वो अपनी जो थ्योरी है उसके अंदर उसको क्लैरिफाई करते थे कि व्हाट इज लैंग्वेज एंड हाउ शुड बी द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री। तो इसके ऊपर ये बात करते थे। 1800 का जो एडिशन है पहला जो है वो 1798 था, और फिर 1800 का जो एडिशन है उसके अंदर पोइट्री पब्लिश हुई। एंड देन ग्रेटली एक्सपैंडेड इन द थर्ड एडिशन 1802। 1802 के अंदर कुछ और पोइम्स भी इन्होंने अपनी ऐड की। सो इन टोटल 1798 के जो एडिशन था लीगल बैलेट्स का, उसमें इन्होंने 23 पोइम्स ऐड की, जिसमें कॉलेज की 4 हैं, और जो है वो फिफ्थ वाज एडेड इन 1800। यानी कि कॉलेज की अपनी ही फिफ्थ जो है वो 1800 में आ गई थी। और जो प्री फेस है इसका वो 1800 वाले एडिशन के अंदर पब्लिश हुआ था, और इट वाज रिफाइंड इन 1802। और प्रीफेस में इन्होंने यही बात की कि व्हाई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पब्लिशिंग दिस, एंड दे गेव द थ्योरी ऑफ द लैंग्वेज के जो पोएटिक डिक्शन है वो कैसी होनी चाहिए। तो ये इनका जो वर्ड्सवर्थ है बेसिकली उसने अपनी थ्योरी ऑफ लैंग्वेज और थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन जो है वो उसने इस एडिशन के अंदर दी थी। सो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइम है वर्ड्सवर्थ की, विच इज कॉल्ड द ऑटोबायोग्राफिकल पोइम ऑफ वर्ड्सवर्थ। इट इज द प्रील्यूड, ये इसका नाम है, बट पूरा नाम है द ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड। तो इसमें इसने अपनी बेसिकली ऑटोबायोग्राफी इस पोइम में दी है थ्रू द ब्लैंक वर्स। कॉलेज का जो कंट्रीब्यूशन है लिरिकल बैलेड्स में वो ये पोइम्स है। राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर है विच इज द लॉन्गेस्ट ऑफ द पोइम्स दैट ही हैज पब्लिश इन लिरिकल बैलेड्स। और राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर जो है ये बेसिकली एक मैरिनर के बारे में है, यानी कि अ पर्सन हु इज ट्रैवलिंग इन द सी। और ये एक पर्सन है मैरिनर
जो करता ये है कि एक एल्बर्टोज एक बर्ड होता है, वो इसकी शिप के पास से गुजरता है उड़ता हुआ, यानी कि हवा में। और इसकी कुछ जो एल्बर्टोस बर्ड है वो बहुत ही स्पिरिचुअल बर्ड कंसिडर किया जाता था उस टाइम पे। और ये करता क्या है मैरिनर, ये उसको किल कर देता है, उसको एक तीर से उसको मार देता है। उसके बाद होता ये है कि ही बिकम्स अ कर्स्ड पर्सन। और कर्स्ड इस तरह से कि चूंकि उसने गुनाह किया होता है कि उसने एक बर्ड को बिला वजह कत्ल किया होता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये बर्ड इस शिप के पास आएगा तो वो उसको बैड लक लेकर आएगा, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। सो इस ये बंदा एक कर्स्ड इंसान बन जाता है। और राइम का जो मतलब है यहाँ पे RIME, ये बेसिकली RHYME वो वाली राइम है, यानी कि एक पोइट्री वाली राइम है, द राइम ऑफ एंशियंट मरीनर। सो बेसिकली इसके बाद होता यह है कि इसकी सजा ये होती है, पनिशमेंट ये कि ये हर आने वाले जो मुसाफिर है उस शिप पे, उसको ये अपनी स्टोरी बताता है कि मैंने एक बर्ड को कत्ल किया। और इसकी पनिशमेंट ये होती है कि जो उस वक्त जो पैसेंजर इसके साथ जा रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो उस बर्ड को जो इसने मार दिया होता है उसको उससे गले में डाल देते हैं। सो दिस इज द राइम ऑफ एंशियंट मरीनर व्हिच इज लॉन्गेस्ट ऑफ हिज पोएम्स। इसके अलावा ये वाली पोएम जो है ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू शुड नो जस्ट द नेम। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पोएम जो कॉलेज की है वो है कुबला खान। और कुबला खान को इसकी एक ड्रीम पोएम भी कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि कुबला खान इसने ओपियम के इफेक्ट में आके लिखी। ओपियम बेसिकली एक ड्रग है जिसको इनटेक करने के बाद इंसान जो है वो नींद की हालत में चला जाता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है, उसको ड्रीम्स आते हैं। सो बेसिकली उसने ओपियम ली कॉलरिज ने, उसके बाद उसको नींद आ गई, और जब वो उठा नींद से तो उसने अपना ख्वाब जो है वो एक पोइम में उसने नरेट किया, एंड दैट दैट पोइम बिकेम कुबला खान। इसके अलावा इसकी एक बैलेड भी है जो कि बहुत ही फेमस है, दैट इज क्रिस्टबल। और ये वो इसकी वो बैलेड है जो कि इनकम्प्लीट है, इसकी डेथ तक कंसिडर किया जाता है कि ये एक इनकम्प्लीट पोइम है। क्रिस्टबल में सिंपली ये होता है कि क्रिस्टबल जो है वो एक मेन कैरेक्टर का नाम है, यानी कि एक एपोनिमस टाइटल है ये। एपोनिमस मैंने आपको बताया था कि वो वाले प्ले जिनमें कैरेक्टर मेन कैरेक्टर के नेम के ऊपर जो प्ले है उसका नाम हो वो एपोनिमस होते हैं। सो ये भी एक एपोनिमस है, और इसके अंदर क्रिस्टबल एक लड़की होती है जो कि रात के अंधेरे में, और बैलेड जो है उसकी खास बात यह है कि बैलेड वो वाली पोइट्री होती है जिसके अंदर बड़ी ही हॉरिबल किस्म की और बहुत ही स्ट्रेंज और अनकंफर्टेबल सी सेटिंग होती है। कोई रात का अंधेरा होगा, कोई चर्च होगा, कोई ग्रेवयार्ड होगा, कुछ ऐसी सेटिंग होगी जो कि आम पोइम्स के अंदर आपको नहीं मिलेगी। और बैलेड के अंदर जो एंडिंग है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगी, और स्टार्ट भी थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड ही होगा, और बैलेड जो है वो काफी लॉन्ग होती हैं। सो बेसिकली जो क्रिस्टबल बैलेड है उसके अंदर सिंपली ये है कि एक लड़की है, इसका नाम है क्रिस्टबल। क्रिस्टबल जो है वो अपने कैसल से बाहर निकलती है, उसका जो फादर है उसका नाम सर FLOYD फ्लॉयड या कुछ इस तरह से प्रोनाउंसिएशन है, ये उसका नाम होता है। और वो रात के अंधेरे में अपने कैसल से बाहर निकलती है, और उसको फॉरेस्ट के अंदर एक लड़की खड़ी हुई नजर आती है जो कि एक्चुअली में एक विच होती है, यानी कि एक विजर्ड है। विच तो नहीं, हम उसको विजर्ड कहेंगे, यानी कि एक जो जादू करने वाली होती हैं उनको विजर्ड कहते हैं, WIZARD विजर्ड। सो वो लड़की जो है वो उसको क्रिस्टबल अंदर ले आती है अपने घर के अपने कैसल में। और बाय द एंड स्टोरी कोई इतनी प्रोग्रेस नहीं करती, बस ये है कि बाय द एंड ऑफ दिस पोइम, इसका एंड बहुत ही वेग सा है। वो ये है कि क्रिस्टबल जिस लड़की को लेके आई होती है अपने घर में, वो ना सिर्फ क्रिस्टबल बल्कि इसके फादर के ऊपर भी कोई स्पेल कर देती है। और जो इसका एंड कुछ इस तरह से ही होता है कि उसका स्पेल जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है। देन वी हैव द की इवेंट्स ऑफ दिस एरा। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन रोमांटिक एरा का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और 1780s to 90s के बीच में इसकी डेट्स हैं। यानी कि फ्रांस के अंदर एक रिवोल्यूशन आया था, और रिवोल्यूशन आया इसलिए था कि क्योंकि जो फ्रांस के अरिस्टोक्रेट्स थे या जो उनके किंग्स थे वो बहुत ही क्रूअल हो गए थे। और जो किंग और अरिस्टोक्रेट्स और जो बिल्कुल लोअर क्लास है, जो प्रोलेटेरिएट क्लास है, उनके बीच में, क्योंकि एरिस्टोक्रेट्स होते हैं, फिर होते हैं बॉर्जर्स, और फिर होते हैं प्रोलेटेरिएट। बॉर्जर्स हो गई आपकी मिडिल क्लास, प्रोलेटेरिएट होगी आपकी वर्किंग क्लास, या बिल्कुल जिनका हार्ड लिविंग होती है वो वाले लोग। सो इन दो के बीच में क्लैश आ गया, और जो जो प्रोलेटेरिएट थे, जो बहुत ही गरीब तबका था, उन्होंने रिवॉल्ट किया अगेंस्ट देयर किंग्स। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर अगर आपने कोई बुक पढ़नी है फॉर जस्ट रिकमेंडेशन, सो टेल ऑफ टू सिटीज, चार्ल्स डिकन्स जो है विक्टोरियन एरा का राइटर है,
जो कि रोमांटिक एरा के बिल्कुल बाद में आता है, विक्टोरियन एरा। सो उसकी एक बहुत ही फंटास्टिक स्टोरी है, अ टेल ऑफ टू सिटीज, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन में सिंपली यही था कि जो किंग्स हैं और जो उनकी फैमिलीज के लोग हैं उनको पकड़ पकड़ के मारा जा रहा था, और उनको पब्लिकली हैंग किया जा रहा था। दिस वाज द रिवोल्ट फ्रॉम द लोअर क्लास साइड। देन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्योंकि विक्टोरियन एरा के अंदर इंडस्ट्रीज कंप्लीटली स्टैब्लिश हो गई थी। तो आप यूं देखें कि जो रोमांटिक एरा है वो उससे बिल्कुल पहले का है, विक्टोरियन से। विक्टोरियन जो है वो आपका स्टार्ट होता है 19th सेंचुरी में, और ये जो है आपका रोमांटिक एरा, ये आपका है 18th सेंचुरी में स्टार्ट होता है। सो थोड़ा बहुत जो है वो इफेक्ट आना शुरू हो गया था। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, पॉलिटिकल अनरेस्ट है, क्योंकि क्लास डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा हाई हो गई थी। की ऑथर्स जिनके देख लेते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ है, ब्लेक है, इसको भी रोमांटिक ही कहा जाता है। बट इसका ब्लेक का जो है ना वो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। एट टाइम्स ही इज कॉल्ड द क्लासिसिस्ट, एट टाइम्स ही इज कॉल्ड द रोमांटिसिस्ट। रोमांटिसिस्ट इस तरह से है कि चूंकि ये रोमांटिक एज के अंदर ही है, बट ब्लेक की जो राइटिंग का स्टाइल है वो थोड़ा बहुत क्लासिसिस्ट राइटर से मिलता है, यानी कि ये जो टिपिकल रूल्स हैं उनको थोड़ा बहुत फॉलो करता है। इसकी बहुत ही फेमस पोइम है, द टाइगर नाम है उसका, जिसकी इनिशियल लाइंस है, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। सो देन एस टी कॉलरिज, पी बी शेले, कीट्स, बायरन, जेन ऑस्टन के टोटल 13 नॉवेल्स थे, मैरी शेले एंड विलियम हैस्लिट। इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो विलियम वर्ड्सवर्थ है, एस टी कॉलरिज है। ठीक है। कीट्स जो है इसके ऊपर तो एक एमसीक्यू भी आया था लास्ट टाइम पीपीएससी में, कि कीट्स ने अपनी जो ऑर्ड्स हैं वो कौन से सीजन में लिखी थी। तो इट वाज वेरी वियर्ड, लेकिन चूंकि पीपीएससी के अंदर कुछ इस तरह के अनप्रिडिक्टेबल आ भी जाते हैं, एफपीएससी इज नॉन टू बी मोर प्रिसाइज इन दैट सेंस। तो कीट्स ने बेसिकली अपने स्प्रिंग में लिखे थे, स्प्रिंग का सीजन था उस वक्त। विलियम वर्ड्सवर्थ, एक और जो चीज इस रोमांटिक एरा में आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि विलियम वर्ड्सवर्थ का और जो इसका फेलो है उनको कौन सी कैटेगरी में डालते हैं और बाकी राइटर्स को। सो फर्स्ट जनरेशन जो है आपकी रोमांटिक पोएट्री, उसमें आते हैं कॉलरिज, ब्लेक एंड वर्ड्सवर्थ। और जनरेशन इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि एक तो ये बिल्कुल स्टार्ट में आए हैं रोमांटिक एज के, और दूसरा ये कि इनका राइटिंग स्टाइल भी काफी मिलता जुलता था। मतलब कॉलरिज और ये वर्ड्सवर्थ कॉम्बिनेशन में और कोलैबोरेशन करके लिखते थे। और विलियम ब्लेक ने भी नेचर के ऊपर ही लिखा है। अच्छा, एक जो है चीज, कंसेप्चुअल चीज है, वो ये है कि विलियम वर्ड्सवर्थ और ब्लेक दोनों ने ही नेचर पे लिखा। वैसे तो कॉलरिज में नेचर के बारे में लिखता था, लेकिन वर्ड्सवर्थ जो है ही वाज द पोइट ऑफ नेचर, इसका तो नाम ही पोइट ऑफ नेचर है। ब्लेक ने भी नेचर के बारे में लिखा है, लेकिन इन दोनों का नेचर को देखने का तरीका डिफरेंट था। वर्ड्सवर्थ कहता था कि नेचर इज एज पीसफुल एज हिज मदर। नेचर जो है वो उसकी मदर है, नेचर उसका गॉड है, नेचर उसको एनर्जी देती है, नेचर उसके लिए पीस है। बट फॉर ब्लेक नेचर वॉज बोथ पीस एंड अ टेरिफाइंग थिंग। जो टाइगर उसकी पोइम है उसमें उसने टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, उसमें उसने टाइगर यानी कि नेचर को एक एक फ्राइटफुल आई से देखा है। ठीक है। सो ये इनका कॉन्सेप्ट का थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन है चूंकि तीनों ही रोमांटिक एरा के राइटर्स, तो इन्होंने सबने ही नेचर के बारे में लिखा। उसके बाद आती है सेकेंड जनरेशन, जो कि है यंग राइटर्स की। ये है शेले, बायरन और कीट्स। इन तीनों को ही एक कैटेगरी में डालने की एक अहम वजह ये है, एक तो ये कि ये तीनों आपस में देवर बायरन सॉरी शेले और कीट्स तो एक दूसरे के दोस्त भी थे बहुत। ठीक है। और इनका राइटिंग स्टाइल एक जैसा था। एक और बात ये कि तीनों की एज, कम एज में डेथ हो गई थी। ठीक है। सबसे छोटा कीट्स था जिसकी एज में डेथ हुई थी, हम आगे देखेंगे इससे क्या एज में डेथ हुई थी। लेकिन इन तीनों की जो सिमिलर प्रॉपर्टीज है वो ये है कि इनकी डेथ बहुत अर्ली एज में हुई थी। विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरिज, रॉबर्ट साउथे, इन तीनों को कहा जाता है लेक पोइट्स। क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश जो लेक डिस्ट्रिक्ट है वहां पे ये रहते थे, और ये लेक पोइट्स का इनको टाइटल दिया था फ्रांसिस फ्रांसिस जैफरे ने एडिनबर्ग रिव्यू में। और इसने एक तरह का क्रिटिसिज्म किया था इनके ऊपर कि दे वर द लेक पोइट्स। ये कहता था कि ये सिर्फ और सिर्फ पानी और नेचर और लेक के बारे में लिखते रहते हैं, तो ये इसका पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म था। फिर है कीट्स जो है, इसने फर्स्ट 5 अपनी पोइम्स, ये ऑड्स जो है वो इसने लिखी थी। ठीक है। इनके नाम आपको पता होने चाहिए, ऑड टू, साइकी एंड दिस। इनकी इसने स्प्रिंग के सीजन में लिखी थी। ये वही एमसीक्यू है जो कि लास्ट टाइम आया था।
तो सेकंड जनरेशन है, इसमें कीट्स जो है उसकी 25 ईयर्स की एज में डेथ हुई थी। एंड कीट्स जो है उसका ये था कि थ्रू आउट हिज लाइफ काफी बीमार रहता था। एंड ही वाज यू नो सफरिंग फ्रॉम टीबी। कंजम्पशन भी कहते हैं, कंजम्पशन का जो वर्ड है ये भी यूज होता है टीबी का सिनोनिम। ठीक है, कंजम्पशन जो है वो टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस जो है उसका एक आर्किक वर्ड है जो पुराने दौर में यूज होता था। सो अगर कंजम्पशन आ जाए एमसीक्यू में तो उसका मतलब भी यही है। 25 ईयर्स की एज में इसकी डेथ हुई है और इसने अपने बारे में कहा था कि माई नेम इज रिटन इन वाटर्स। ये इसका जो जो टॉम स्टोन है यानी कि जो इसका जहाँ पे ये ग्रेव ग्रेव का जो इसका स्टोन है वहां पे भी ये लिखा हुआ है। और और जो टीबी टीबी से इसकी डेथ हुई थी, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया था ब्लैकवुड एडनबर्ग मैगजीन ने। ये एक मैगजीन था उसका उस टाइम पे जिसने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था कीट्स की राइटिंग को, कि कीट्स को जो है वो लिखना नहीं आता, ही राइट्स ट्रैश एक्सेट्रा। और जब इसकी डेथ हुई है तो फिर शेले ने इसके ऊपर एक एलिजी भी लिखी थी, जो कि शेले जो है उसे कहा जाता है कि ये तीनों रोमांटिक पोइट्स में सबसे ज्यादा रिबेल राइटर था। इसने एथियस्ट किस्म की राइटिंग लिखी थी, यानी कि जो रिलीजन को चैलेंज करने वाली राइटिंग थी वो लिखी थी इसने। ही वाज आल्सो एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ दैट। अपनी यूनिवर्सिटी से एक्सपेल भी कर दिया गया था। और जब कीट्स की डेथ हुई तो शेले ने ये कहा कि इसकी डेथ जो है ये इस मैगजीन की क्रिटिसिज्म की वजह से हुई है, राइट। तो वो जो एलिजी है वो उसका नाम था एडोनिस, एलिजी ऑफ कीट्स। और शेले की अपनी डेथ हुई थी ड्रोनिंग की वजह से इटली में, और एट द एज ऑफ 29। बायरन जो है उसकी मलेरिया से डेथ हुई थी एट द एज ऑफ 36। देन वी हैव द विक्टोरियन एरा। विक्टोरियन एरा क्या है? इट इज जैसा कि आपका एलिजाबेथन एरा जो है वो क्वीन एलिजाबेथ की रूल के अराउंड सर्कुलेट करता है। उसकी डेट्स जो है वो वही हैं जो कि क्वीन एलिजाबेथ की रूल की हैं। तो विक्टोरियन गोज सेम 1837 से 1901 तक इसका एरा है। और डेकोरम और क्लास डिफरेंस दोनों ही बहुत ज्यादा था। डेकोरम इसलिए क्योंकि जो अपर क्लास है दे वर राइजिंग, और क्लास डिफरेंसेस बढ़ गए जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रिवोल्ट भी होना शुरू हो गए थे। बट अगर हम डेकोरम की बात करें तो जैसे आप देखेंगे जेन ऑस्टन है, और जो ब्रॉन्टे सिस्टर्स हैं, एमिली ब्रॉन्टे, एन ब्रॉन्टे और शार्ल ब्रॉन्टे, इन लोगों ने जो जो नॉवेल्स लिखे, प्राइड एंड प्रेजुडिस हो गया या वदरिंग हाइट्स हो गया जो कि एमिली ब्रॉन्टे का वाहिद नॉवल है। एक ही नॉवल लिखा है एमिली ब्रॉन्टे ने, और ये एमसीक्यू में आता है कि एमिली ब्रॉन्टे जो है हर ओनली नॉवल, तो उसने एक ही नॉवल लिखा जिसका नाम था वदरिंग हाइट्स। तो ये वो नॉवेल्स हैं जिनके अंदर अ, बहुत ही डेकोरम के ऊपर जोर दिया गया। अगर कोई बहुत ही लोअर क्लास की भी लड़की है हीरोइन यानी कि प्रोटैगनिस्ट, तो उसको भी इतना रिफाइंड कैरेक्टर बनाया गया है कि एज इफ शी इज वेरी एजुकेटेड एंड वेरी रिफाइंड, वेरी जेंटल एंड डेलिकेट। ये वाली साइड जो है वो पर्सनालिटी की दिखाई गई है हर एक नॉवल के अंदर। ठीक है, कोई भी रॉग या कोई भी बहुत ही रफ किस्म के कैरेक्टर्स नहीं है, बल्कि बहुत ही रिफाइंड कैरेक्टर्स हैं, बी इट एन अपर क्लास गर्ल और एन लोअर क्लास। तो इस तरह के कैरेक्टर जो हैं, दैट इज वाई विक्टोरियन एरा के अंदर डेकोरम था। एंड विक्टोरिया क्वीन विक्टोरिया शी बिकेम द क्वीन एट द एज ऑफ 18। और ये जो डेट है ये पता होनी चाहिए आपको, 1901 में क्वीन की डेथ होती है और साथ ही विक्टोरियन एरा का एंड हो जाता है। जॉनरा इस एज में जो था सबसे पॉपुलर नॉवल था, लेकिन नॉवल के साथ साथ और जॉनर्स भी थे। जैसा कि पोइट्री में अगर हम देखें तो रॉबर्ट ब्राउनिंग है। ठीक है, सो इसके अलावा आपके पास अगर हम आ जाएं इसके राइटर्स की तरफ, तो आपके पास आती हैं ब्रॉन्टे सिस्टर्स हु आर द शार्लेट, एमिली एंड एन। सो जेन आयर लिखा है शार्लेट ने। इट इज एन एपोनिमस टाइटल। wuthering हाइट्स एमिली ब्रॉन्टे का वाहिद नॉवल। एग्नेस ग्रे है फॉर फ्रॉम एन ब्रॉन्टे, द प्लैनेट ऑफ वाइल्डफील्ड हॉल, शैले विलेट प्रोफेसर। नाम याद होने चाहिए, बट एक तो जेन आयर के मेन कैरेक्टर्स के नाम आप देख लें, wuthering हाइट्स के भी। ठीक है, सो ये जो है ये वाले दो इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जेन ऑस्टन की तरह अगर हम बात करें, जेन ऑस्टन विक्टोरियन एरा में नहीं आती। जेन ऑस्टन आती है रोमांटिक एज में। ठीक है, रोमांटिक एज में आती है, और जेन ऑस्टन की डेथ भी विक्टोरियन एरा के स्टार्ट होने से पहले पहले ही हो गई थी। आई थिंक इट वाज अराउंड 1816 और 17 से पहले जेन ऑस्टन की डेथ हो जाती है।
और कुछ नॉवल जो हैं वो जेन ऑस्टन के उसकी डेथ के बाद पब्लिश हुए थे। अदर राइटर्स आर रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है ही वाज कॉल्ड द लवर ऑफ म्यूजिक, क्योंकि ड्रामेटिक मोनोलॉग इसने इंट्रोड्यूस करवाया था। और मोनोलॉग इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ऐसी पोइम है जिसके अंदर एक कैरेक्टर बोल रहा होता है, बाकी मौजूद होते हैं बट दे आर लाइक द पैसिव लिसनर्स। ठीक है, पैसिव लिसनर्स होते हैं। और इसके अलावा हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स आर माय लास्ट डचेस, द डेथ ऑफ द डेजर्ट, मैन एंड वुमेन, द लास्ट राइड टुगेदर। उसके बाद आता है आपके पास टेनिसन, लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन। टेनिसन जो है ये पोइट्री के अंदर इसका एक अहम नाम है। और फॉर नियरली हाफ अ सेंचुरी ही वाज नॉट ओनली अ मैन एंड अ पोइट बट आल्सो द वॉइस ऑफ पीपल एक्सप्रेसिंग देयर डाउट एंड फेथ। और डाउट एंड फेथ क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अब आने वाली है आपके पास मॉडर्न एज, और हर एज से पहले उस एज के राइटर्स का थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस, उस एज के फीचर का थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस आपको पिछली एज में नजर आता है। और चूंकि विक्टोरियन एरा के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हो चुकी थी, सो डाउट एंड फेथ का जो एक टसल है वो इट वाज ऑलरेडी देयर। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स आर द प्रिंसेस, द मे क्वीन एंड द क्रॉसिंग द बार। देन वी हैव मैथ्यू ऑर्डल। ये पॉपुलर क्रिटिक है इस एज का। और शेक्सपियर पे इसने वर्क्स लिखे और क्रिटिसिज्म इसने किया बहुत ज्यादा। देन अदर्स इंक्लूड एलिजाबेथ ब्राउनिंग एंड शी वाज द वाइफ ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग, क्रिस्टीना रोसेटी, चार्ल्स डिकन्स एंड ब्रॉन्टे सिस्टर्स। डिकन्स वर्क्स इंक्लूड, अब चार्ल्स डिकन जो है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेलिस्ट है इस एज का, जिसके इंपॉर्टेंट वर्क्स में आपके पास मैंने आपको बताया अ टेल ऑफ टू सिटीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अ टेल ऑफ टू सिटीज जो नॉवेल है इसकी पहली पहली जो लाइन है, एक तो अच्छा दो एमसीक्यूज हैं जो कि इस नॉवेल के ऊपर बहुत ज्यादा आते हैं। एक तो ये है कि विच ऑफ चार्ल्स डिकन्स नॉवेल, या किसी भी एंगल से आ जाएगा कि लंदन और पेरिस जो है किस नॉवेल की सेटिंग है। या तो वो आपको ये नॉवेल दे देगा, या वो आपको ये पूछ लेगा कि जो ये नॉवेल है अ टेल ऑफ टू सिटीज, इसके अंदर कौन से दो सिटीज जो हैं उनके बारे में बात हुई। तो लंदन है और दूसरा है पेरिस। और इसकी स्टार्टिंग लाइन जो है वो बहुत ज्यादा फेमस भी हैं, आ जाती है एग्जाम में। इसके जो स्टार्टिंग लाइन है वो बहुत एक राइमिंग किस्म का प्रोज है। इट वाज द बेस्ट ऑफ द टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ द टाइम्स, इट वाज द एज ऑफ इट वाज द एज ऑफ कॉन्शियसनेस एंड द एज ऑफ द स्प्रिंग ऑफ होप एंड द स्प्रिंग ऑफ, कुछ इस तरह से इसकी लाइन है स्टार्टिंग। सो ये जो है फर्स्ट लाइन इसकी आती होती है कि इट वॉज द बेस्ट ऑफ द टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ द टाइम। सो ये वाला कभी कभी इसके नीचे जो ऑप्शंस आते हैं वो आते हैं पोइम के, बिकॉज इट साउंड्स लाइक अ पोइम। तो कोई कोई इसको लगा देता है आंसर की एक पोइम है, बट एक्चुअली में इट इज फ्रॉम टेलर टू सीरीज का स्टार्ट है। और इसका जो समरी है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसके ऊपर बेस्ड है, और ये एक हिस्टोरिकल फिक्शन है। पिकविक पेपर्स हैं। अच्छा ये वाले जो चार्ल्स डिकन्स के चूंकि एक इम्पॉर्टेंट राइटर है इसलिए इसकी एक दफा गो थ्रू लाजमी, जो लिस्ट है इसको आप कर लीजिएगा। डेट्स आपको याद हो ना हो लेकिन आप इसकी लिस्ट को गो थ्रू कर लें, ताकि आपको अगर कोई एक भी आ जाए इसके अंदर से तो पता हो कि ये वर्क है किसका। ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर से है, जिनके अंदर से आपकी थीम्स आपको पता होनी चाहिए, या फिर उनका जो मेन मेन चीजें हैं कि थीम है, और इसके अलावा उनका कोई सेटिंग आपसे अगर कोई पूछ लेगा तो वो ये है ओलिवर ट्विस्ट। इसके अलावा डेविड कूपरफील्ड, क्योंकि ये इसका ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। अ टेल ऑफ टू सिटीज, ये वाला, ये तीन जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेट ग्रेट एक्सपेक्टेशन भी है बट ये तीन ज्यादा है। सो निकोलस निकलबे है। और इसके बाद ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, ये वाला इसका ऑटोबायोग्राफिकल है, और डिस्कस कर चुके हैं। ब्लीक हाउस है, हार्ड टाइम्स, लिटिल डोरेट, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, म्यूचुअल फ्रेंड, द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन है इसके मेन कैरेक्टर का नाम है पिप। इट्स अ स्टोरी ऑफ अ बॉय हु ग्रोज अप, और ये उसकी 8 साल से लेके तकरीबन 35 ईयर्स की लाइफ की एक स्टोरी है, द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। देन वी हैव द मॉडर्न एज। मॉडर्न एज स्टार्ट होती है 19th सेंचुरी से 20th सेंचुरी तक। 1901 में डेथ हो जाती है क्वीन विक्टोरिया की, और यहीं से हम यूजुअली कंसिडर करते हैं मॉडर्न एज को। 20th सेंचुरी के अंदर भी 1965 पे आके रफली
और कोई कोई तो क्रिटिक इसको 1950 पे एंड करवा देते हैं। सो की इवेंट्स इसके क्या हैं? इंडिविजुअलिज्म है, मल्टीपल पर्सपेक्टिव है। बेसिकली मॉडर्न एज में एक एक बड़ा ही जबरदस्त किस्म का शिफ्ट आया था। शिफ्ट ये था कि पहले लोग जो है वो रूल्स के ऊपर लिखा करते थे, रेगुलेशंस को कंसिडर कर लिया करते थे, बट इस एज के राइटर्स ने अपने राइटिंग स्टाइल को बनाया। फॉर इंस्टेंस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो पहले कभी नहीं थी, एंड दिस वाज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस एज। और इसी तरह से और बहुत से जॉनरास थे विद इन नॉवेल्स एंड विद इन प्लेज जो कि इन्वेंट हुए थे इस एज में। इंडिविजुअलिज्म कहते हैं कि इंडिविजुअल इज द की पर्सन और द की कंटेंट ऑफ द सोसाइटी, और बाकी चीजें जो लिखी जाएंगी वो इंडिविजुअल की स्टोरी के ऊपर बेस होंगी। इसीलिए जो प्लेस लिखे जाते थे उनके अंदर कोई सीन्स एज सच डिविजन नहीं होती थी। 2 एक्ट का प्ले, 1 एक्ट का प्ले, 3 एक्ट का प्ले, इस तरह से लिखे जाते थे। वो जो 5 एक्ट का रूल दिया था ग्रीक्स ने, जिसको शेक्सपियर ने बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो किया अपने हर एक प्ले में, वो इसमें कहीं एग्जिस्ट नहीं करता मॉडर्न एज में। सो मॉडर्न एज के अंदर हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई एक जॉनरा प्रिवेल कर रहा है। पोइट्री भी है, प्ले भी है, नॉवल भी है, देयर इज नो वन जॉनरा दैट इज प्रिवेलिंग इन दिस एज। इसके अलावा आपके पास आता है मल्टीपल पर्सपेक्टिव। सो ऑब्वियसली चूंकि साइकोलॉजिकल जो रियलिज्म है वो बहुत ज्यादा आम था। सिगमंड फ्रॉइड का नाम आपको पता है। सिगमंड फ्रॉइड ने साइकोलॉजिकल थ्योरी भी दी थी अपनी एक, और उसकी बेसिस के ऊपर साइकोलॉजिकल नॉवेल्स से मल्टीपल पर्सपेक्टिव से लिखे जा रहे थे। इसके अलावा सब्जेक्टिविटी मिलती है। सब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि पहले जब जितने भी नॉवेल्स और प्लेस लिखे जाते थे उसमें बस एक पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूरी स्टोरी को बता दिया जाता था, बट जो मॉडर्न एज के नॉवेल्स हैं उनमें खास बात यह है कि नॉवल को डिवाइड करते थे वो चैप्टर्स में, और हर एक चैप्टर में होता ये था कि चैप्टर 1 का नाम होता था किसी कैरेक्टर के ऊपर, किसी कैरेक्टर के नाम के ऊपर उसका नाम होता था, और उस चैप्टर में स्टोरी को उसकी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताते थे। फिर सेकंड चैप्टर में एक और कैरेक्टर का नाम होता था, और फिर स्टोरी को उस कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते थे। दिस वाज कॉल्ड द मल्टीपल पर्सपेक्टिव, जिसको हम मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू भी कहते हैं। यानी कि आप डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी स्टोरी को एक्सप्लेन करते जाएं। नेक्स्ट इज द फ्री वर्स। फ्री वर्स क्या होता है? फ्री वर्स ये है कि ब्लैंक वर्स के अंदर जो है वो आयाबिक पेंटामीटर फॉलो होगा। फ्री वर्स में कोई भी राइमिंग फॉलो नहीं होती है। देयर इज लैक ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ राइम। राइम मे ऑकर इन इट, बट दिस विल ऑकर बाय द चॉइस ऑफ द राइटर। सो कोई मेट्रिकल पैटर्न इस तरह से इसके अंदर नहीं होता। इमेजिज्म जो है वो एक मूवमेंट थी इस एरा के अंदर। इमेजिज्म ये थी कि राइटर्स ये कहते थे कि हम जो राइटिंग लिखेंगे, the writing will create a picture or an image in the mind of reader. This was an images movement कि आपकी राइटिंग इतनी क्लियर और इतनी शार्प और इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो कि रीडर के माइंड में एक पिक्चर डेवलप हो जाए, चाहे वो कोई भी जॉनरा। दिस वाज इमेजिज्म। सरियलिज्म का मतलब होता है कि सरियल कहते हैं बेसिकली चीजों की शक्ल को बिगाड़ देना, लाइक चीजों को डीफॉर्म कर देना, उनकी फॉर्म को बदल के रख देना। और क्यों बदलना? टू कन्वे द मीनिंग दैट इज इन द माइंड ऑफ द राइटर, कि मैं चाहती हूँ कि मैं कोई मीनिंग कन्वे करूँ। सरियल पेंटिंग्स कैसे होती थी कि एक एक वुमेन है, उसके हाथ से एक ट्री ग्रो कर रहा है, या उसके पाँव से कोई रिवर बह रहा है। दिस वाज लाइक सरियल पेंटिंग, यानी कि जो चीज नेचर और उससे बिल्कुल भी ताल्लुक ना रखती हो, यानी कि जो राइटर के माइंड में आए या आर्टिस्ट के माइंड में आए बस वो ड्रॉ करता चला जाए। To convey the exact meaning, he or she will compromise the form. That was surrealism। और ये यूरोप के अंदर आई, और इसका जो ये क्यों आई, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी 1914 से 1918 तक, और उसके बाद लोगों के माइंड में इतना डिप्रेशन और इतना क्योस क्रिएट हो चुका था दैट वट एवर दे वॉन्ट टू कन्वे वो बड़ी डीफॉर्म किस्म की इमेजेस बनाते थे। और इसके अंदर अगर आप देखें वेटिंग फॉर गॉडेट जो है, उसके अंदर भी आपको सरियलिज्म मिलती है, क्योंकि बड़ी अजीब और गरीब किस्म के वो हरकतें करते हैं। लेकिन वेटिंग फॉर गॉडेट मोर फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ दिस एग्जिस्टेंशियलिज्म या निहिलिज्म। सो एक और मूवमेंट थी जिसको हम कहते हैं डाडा, इसको हम डाडाइज्म भी कहते हैं।
इसके अंदर बेसिकली ये होता था कि ये लोग लॉजिक को रिजेक्ट करते थे, और ये लोग जो है वो क्या करते थे, ये कैपिटलिस्ट किस्म के लोग थे जो कि नॉनसेंस किस्म का कंटेंट क्रिएट करते थे। ठीक है। इरेशनल, एंटाई वॉर, एंटाई बॉर्जर्स, बॉर्जर्स कहते हैं मिडिल क्लास को, दे वर अगेंस्ट द मिडिल क्लास। और इनकी राइटिंग जो है वो बड़ी इलॉजिकल थी। फिर निहलिज्म आ जाता है। अब निहलिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म दोनों सेम नहीं है, इनके अंदर डिफरेंस ये है कि एक बंदा जो निहलिस्ट होगा वो ये कहेगा, या निहलिस्ट राइटर हमेशा अपनी राइटिंग में ये कन्वे करेगा कि दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स हैज नो मीनिंग, राइट? दिस यूनिवर्स हैज नो मीनिंग एंड देयर इज नो चांस एंड होप फॉर मीनिंग टू बी कन्वेड। कि ना तो मीनिंग एग्जिस्ट करता है और ना ही इस बात की उम्मीद है कि कोई मीनिंग हमें मिल सकता है। ये है निहिलिस्ट की अप्रोच, जो कि कोई उम्मीद भी नहीं रखता किसी चीज की, और वो हर एक चीज को डिफॉर्म्ड ही देखता है, और हर चीज को एक मीनिंगलेस, एक एक क्योस एक क्योटिक सिचुएशन में ही देखता है। एग्जिस्टेंशियलिस्ट जो होगा वो इस बात को मानेगा कि हाँ निहिलिस्ट ठीक कह रहा है, बट एग्जिस्टेंशियलिस्ट विल गो वन स्टेप अहेड ऑफ अ निहिलिस्ट। और एग्जिस्टेंशियलिस्ट ये कहेगा कि ऑल्दो देयर इज नो मीनिंग इन दिस यूनिवर्स, बट वी एज ह्यूमन can struggle and fight against the problems to create some meaning of this meaningless universe। यानी कि उसके अंदर जो होप है, होप का एलिमेंट एग्जिस्टेंशियलिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है। सो वेटिंग फॉर गॉड इट इज समहाउ एग्जिस्टेंशियलिज्म, क्योंकि उसके अंदर दे वर हैविंग अ होप कि अच्छा गॉड इट आएगा आएगा आएगा। सो दिस वाज नॉट अ निहिलिस्ट वर्क, बल्कि ज्यादा ये एग्जिस्टेंशियलिज्म की तरफ इसका रुझान है। जो मेजर राइटर्स हैं मॉडर्न एरा के वो हैं डी एच लॉरेंस है। इसको द नॉवेल्स ऑफ डेविड हर्बर्ट लॉरेंस इसका कंप्लीट नेम है। कंप्लीट नेम इसका लाजमी आपने याद करना है, क्योंकि कंप्लीट नेम के ऊपर भी एमसीक्यू आते हैं। जैसे टेनिसन जो है उसका कंप्लीट नेम। सो ही एक्सप्लोर द डिसइल्यूजनमेंट दैट केम विद आफ्टरमैथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो डी एच लॉरेंस जो है, इसको कहा जाता है कि इसकी राइटिंग जो है वो बहुत ज्यादा रिबेल किस्म की थी, बहुत ही प्रोफेन किस्म के राइटिंग्स लिखता था, और इसके कुछ नॉवल जो हैं वो तो बैन भी हो गए थे। जो लेडी शार्लेटेस लवर है, ये इसका नॉवल बैन हो गया था क्योंकि इसके अंदर प्रोफेनिटी और वल्गैरिटी बहुत ज्यादा थी। सो ऑल्दो ही केप्ट ऑन राइटिंग, और इसने ये पब्लिश किए फोकस्ड ऑन इंटीग्रिटी ऑफ देयर फीमेल प्रोटैगनिस्ट, ट्राइंग टू स्ट्रॉन्ग थीम्स ऑफ सेक्सुअलिटी दैट चैलेंज द मोरल्स ऑफ द टाइम। सो इसका जो कंटेंट है इसके ऊपर आपने लास्ट में याद रखना है कि इसकी थीम जो है वो सेक्सुअलिटी है और प्रोफेनिटी और वल्गैरिटी है। फ्रांस कैफका बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है इस मॉडर्न एज में। मॉडर्न एज के जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं उनमें आपके पास जे बी शॉ जगह, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फ्रांस काफ्का है जिसका मेटामॉर्फोसिस एक नॉवल है। इसके अलावा आपके पास अ, जो वेटिंग फॉर गॉड का राइटर है वो भी है। ठीक है। सो फ्रांस कैफका जो है, इसने ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर लिखा, और इसकी एक थोड़ी सी समरी बता देती हूँ आपको मेटामॉर्फोसिस की। मेटामॉर्फोसिस एक ऐसा नॉवल है जिसमें बेसिकली बताया ये गया है कि जो इंसान है वो मटेरियलिज्म की वजह से और सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस है टुवर्ड्स अ मैन, उसकी वजह से कितना ज्यादा डिप्रेशन का शिकार है। सो इसमें एक आदमी होता है हु वेक्स अप इन द मॉर्निंग एंड ही फाइंड्स हिमसेल्फ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन इंसेक्ट, अ लार्ज ह्यूज अगली इंसेक्ट। और उसके बाद उसकी जो लाइफ है वो बदल जाती है। उसको अपनी फैमिली की जो असल रियलिटी है, या इनफैक्ट उसकी सोसाइटी की जो असल रियलिटी है, उसको पता चल जाता है। बिकॉज उसके बाद थ्रू द एंड ऑफ द नॉवल, थ्रू आउट द स्टोरी, उसको ये पता चलता है कि उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, दे ओनली लव्ड हिम बिकॉज ही वाज गिविंग देम मनी, और ही वाज सपोर्टिंग देम फाइनेंशियली। तो जब द मोमेंट ही बिकम्स एन इंसेक्ट, वो उनके लिए यूजलेस हो जाता है, और उसकी एंड में डेथ हो जाती है। बिकॉज वो किसी को बेनिफिट नहीं दे पाता, इसीलिए कोई भी उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता और उसका ख्याल नहीं रखता। एंड दैट्स हाउ ही डाइज लाइक अ वेरी यूजलेस मैन। सो मेटामॉर्फोसिस जो है इट इज अ मॉडर्निस्ट राइटिंग, क्योंकि इसके अंदर इफेक्ट्स ऑफ मटेरियलिज्म और जो क्योटिक सोसाइटी है और जो सेल्फिशनेस है मॉडर्न एरा की, उसके ऊपर बात है। उसके बाद टी एस इलियट है। टी एस इलियट जो है वो पोइट है, आपका ब्रिटिश पोइट है, और एक मॉडर्न एरा का राइटर भी है, एसेइस्ट भी है। The two of his most significant poems are The Love Song of J. Alfred Prufrock, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पोइम है, जिसमें अगेन एक मॉडर्न मैन की जो हेल्पलेसनेस है और जो सिकनेस है और जो उसकी मटीरियलिस्टिक
सोसाइटी के अंदर जो उसके एक सिचुएशन है उसके ऊपर बात की हुई है कि मॉडर्न मैन जो है वो कितना ज्यादा अंदर से होलो हो चुका है। इसके अलावा वेस्टलैंड जो है वो एक बहुत बहुत लॉन्ग इसकी पोइम है, इसके काफी सारे पार्ट्स भी हैं। और इसमें भी अगेन वही वाला थीम है कि किस तरह से जो मॉडर्न एरा है वो एक वेस्टलैंड की तरह से है। वी ऑल आर स्टक इन दिस mayhem और द chaos। उसके बाद है इजरा पाउंड। और इजरा पाउंड चैंपियन फ्री वर्स, इसका जो वर्सेटाइल स्टाइल है वो है फ्री वर्स। और एल्यूजन्स, एल्यूजन्स का मतलब ये है कि डिफरेंट रेफरेंसेस और इमेजिनरी चीजों के थ्रू आप मीनिंग को कन्वे करें, राइट। सो इजरा पाउंड जो है वो उसका इमेजिज्म मूवमेंट के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक है। ही कन्वेड द शार्प इमेजेस and some of the Pound's notable works include In Station of Metro, The Seafarer and The Return। Seafarer जो है वो इसमें ज्यादा important है by the name। And we have The Virginia Woolf। Virginia Woolf का आपको एक नॉवल आपने लाजमी इसको नाम आपको पता होगा, To the Lighthouse, which is again based on the situation of a man as a modern man। विक्टोरियन, अच्छा लेट विक्टोरियन एरा की नॉवेलिस्ट है वर्जीनिया वुल्फ। और मिसेस डलोवे एंड द लाइट हाउस इसके नॉवेल्स हैं। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को इसने बहुत ज्यादा पॉपुलराइज करवाया था। अब जेम्स जॉयस जो है ये भी एक ऐसा राइटर है जिसने साइकोलॉजिकल राइटिंग्स लिखी। एक मॉडर्निस्ट राइटर है और ऐसी टेल्स बताता था जो कि स्लाइस ऑफ लाइफ टेल्स थी। डबलिनर्स इसकी कलेक्शन है 15 शॉर्ट स्टोरीज की। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका वर्क है, नॉवेल है, विच इज अ पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। इसके अंदर इसके ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी आपको नजर आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपका जो मॉडर्न एरा है उसके मेजर राइटर्स को हमने देख लिया है। अब आगे की जो स्ट्रैटेजी है आपकी वो ऐसी होनी चाहिए कि अब जो लिटरेचर है इट्स अ वाइड पूल। अगर आप इसकी हर एक राइटर के अंदर जाके उसको डिटेल स्टडी करेंगे तो ये इन इटसेल्फ एक पूरे महीने का प्रोसेस है जिसमें आप थ्योरी ही पढ़ते रह जाएंगे। एंड आई डोंट वांट यू टू फॉल इन दैट पिट। मैं चाहती हूँ कि आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। अब जो स्ट्रैटेजी आपने अपनानी है वो ये है, यू कैन रीड थ्योरी, इसमें आप जितने भी रीड करेंगे आप उतने ज्यादा मतलब आपको नॉलेज ही मिलेगा। लेकिन आपने ज्यादा टाइम एमसीक्यू की प्रैक्टिस के ऊपर ही देना है। ये एक बुक है इल्मी की, मैंने आपके साथ शेयर कर दी, ठीक है, पीडीएफ। अगर आप परचेज करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, बट ये एक बुक है प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद की बाय एम सोहेल भट्टी। सो इस बुक को आप परचेज कर लें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसका जो पीडीएफ है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। सो इसकी प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर दें और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके और ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो खुलेंगे और आपको आइडिया होगा कि कौन से जो राइटर्स हैं उनके ऊपर कितने कितने एमसीक्यूज निकल सकते हैं। सो प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन एंड दीज टू बुक्स विल हेल्प यू। इसके अलावा मुझे कोई अगर बुक नजर आती है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक्चुअली ये दो बुक्स वो हैं जिनसे मैंने खुद प्रिपरेशन की है तो मुझे इतना आइडिया है कि इनके अंदर कोई इतनी ज्यादा मिस्टेक्स नहीं है, वरना बुक्स के अंदर बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, डॉगर्स पब्लिशर की जो बुक है उसको भी आप देख सकते हैं, लेकिन उसकी की के अंदर आपको मिस्टेक ज्यादा मिलेंगी। ऑल्दो वो भी मैंने प्रैक्टिस की थी पूरी, उसमें बस इतना सा आपको करना होता है कि आप एक दफा क्रॉस चेक कर लें गूगल से जाके। ठीक है, सो डॉगर्स की भी आप ट्राई करें और एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते चले जाएं और लाजमी 16 to 20 के बीच में रहते हुए करना है। इससे ज्यादा आपने जो है वो एफिशिएंट बन के पीछे वाले उसको स्लॉट को आपने नहीं करना। सिर्फ इसके अंदर आपको 16वीं 20वीं सेंचुरी के जो दिए हुए होंगे हिस्ट्री का पार्ट उसको आपने कवर कर लेना है और मेजर राइटर्स के एमसीक्यूज को लाजमी लाजमी प्रैक्टिस करना है। सो दैट्स वेयर द सेशन एंड्स। ओके जी, अल्लाह हाफिज।